हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं मैकेनिक्स इस सब्जेक्ट का कोप्लेनर फोर्सेस ये चैप्टर, जिसका ये लेक्चर 5 है, अभी होने वाला है अभी। और इस कोप्लेनर फोर्सेस पे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि फाइंडिंग रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, यानी कि ऐसे फोर्सेस रहेंगे जो कि सारे एक ही प्लेन में है और एक ही पॉइंट से पास होने वाले हैं। इस कंसेप्ट के ऊपर हमने लास्ट टाइम कुछ सम्स किए थे और इस लेक्चर में भी उसी कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको कुछ सम्स और न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में टाइम जा सकता है, तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा साइड में दूसरे पेजेस में अलग से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो अभी जो क्वेश्चन करना है वो इस तरीके से, फाइव कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर यानी कि एक ही प्लेन में एक्ट होने वाले, और ऐसे फोर्सेस कितने दिए? 5। कॉन्करेंट यानी कि एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। एक्ट एट ऑन अ बॉडी एज शोन इन फिगर। देखो डायग्राम दिया है, एक्ट ऑन अ बॉडी एज शोन इन फिगर। फाइंड द फोर्सेस पी एंड क्यू, जिसमें पी एंड क्यू फोर्सेस अननोन है, सच दैट द रिजल्टेंट ऑफ द 5 फोर्सेस इज जीरो। इन पांचों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसा आने वाला है? जीरो आने वाला है, यानी कि समेशन एफ ऑफ एक्स भी जीरो होगा और समेशन एफ ऑफ वाई भी जीरो होगा। ये क्या हो गया? समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई रिजल्टेंट के कंपोनेंट हो गए अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। वो कंपोनेंट जीरो है, तो उन केसेस पे मुझे पी एंड क्यू फोर्सेस निकालना है। तो देखो डायग्राम ये कंसिडर करते हुए मुझे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो इसका क्या करना होगा मुझे? डायरेक्टली ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप इसी को मान के चलो, और इसका मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख रहा हूँ दूसरे पेजेस पे। ठीक है, दूसरे पेजेस पे मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखूँगा। तो सॉल्यूशन करते वक्त ये लिख दिया मैंने सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन तो लिख दिया मैंने। सॉल्यूशन लिखने के बाद देखो यहाँ पर अगर मैं इन सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेता हूँ, फोर डायग्राम आपके पास है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली लिख देता हूँ। अगर सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे तो ये 40 न्यूटन का फोर्स किस क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन कैसे होता है? प्लस होता है, तो क्या लिखना होगा? समेशन एफ ऑफ एक्स लिखेंगे यहाँ पर। ये कैसा होगा? 40 cos 60 प्लस क्यू। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कोसाइन प्लस ही होता है, तो प्लस क्यू cos 20। उस फोर्स ने एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल। पी फोर्स वर्टिकली एक्ट हो रहा है, तो उसका एक्स कंपोनेंट नहीं आएगा, ये -30 होगा यहाँ पर, -30। और 50 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है, तो उसका भी एक्स कंपोनेंट नहीं आएगा। इतनी फोर्सेस आ गए। तो इस समेशन एफ ऑफ एक्स जीरो है, क्यों? कोई रिजल्टेंट तो जीरो क्या है ना, उनने ये पीछे होगा जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पर 40 cos 60 और -30 को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 40 cos 60, देखो 40 cos 60 -30, इसको कैलकुलेट कर दिया तो उसकी वैल्यू आती है -10। -10 प्लस क्यू cos 20। ठीक है, ये लिखा। अब ये -10 को लेफ्ट साइड लिख के जाता हूँ तो क्या हो जाएगा? +10 इक्वल टू क्यू cos 20। तो देयर फोर क्यू इक्वल टू 10/cos 20। ठीक है, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू जितनी आएगी वो उसको कैलकुलेट कर देंगे हम लोग। देखो क्यू की वैल्यू कितनी आती है फिर? 10/cos 20, 10.64, 10.64 न्यूटन। सबके यूनिट्स न्यूटन में दिए, तो इसका भी यूनिट्स न्यूटन में रहेगा। ये आया समझ में? इसके बाद क्या करना होगा? देखो अभी रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस में क्या करना होगा? वर्टिकली रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली। अभी सारे फोर्सेस को वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा? समेशन एफ ऑफ वाई लिखना होगा ना। लिख देता है यहाँ पर समेशन एफ वाई इज इक्वल टू, सेम डायग्राम है आपके पास, समेशन एफ ऑफ वाई करना है। ये 50 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है, तो क्या लिख रखूँगा मैं? जस्ट 50 प्लस 40 न्यूटन फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा था, उसका साइन कंपोनेंट प्लस होगा 40 sin 60। क्यू फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस क्यू होगा
और साइन 20 लिखना होगा। पी फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड है तो सिर्फ क्या लिखना होगा, माइनस पी। ठीक है, इतना लिखा। ये डायग्राम को साइड में कर देते हैं। समेशन एफ ऑफ 0 है, ये 50 एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 40 साइन 60 भी एज इट इज़ लिख दिया, माइनस क्यू की वैल्यू ऊपर से कितनी आई थी 10.64 साइन 20, और ये माइनस पी एज इट इज़। माइनस पी लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा, पी हो जाएगा। तो राइट साइड में क्या क्या बचेगा उसको लिख देता हूँ मैं, 50 प्लस 40 साइन 60 माइनस 10.64 साइन 20, देयरफॉर पी इज इक्वल टू। ठीक है, तो अभी जो भी पी कैलकुलेट होगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं आप पी कैलकुलेट कर लेता हूँ। पी की वैल्यू कितनी होती है, 50 प्लस 40 साइन 60 माइनस 10.64, और कैलकुलेशन करते हो इतना याद रखना है कि हमें ना ये जो भी कैल्सी का मोड रहेगा वो डिग्री मोड में रखना चाहिए। डिग्री मोड मतलब ये जो भी रेडियन एंगल रहेगा ना वो हमेशा हमें डिग्री में लिखना है। रेडियन एंगल दे जो भी कैल्सी का मोड रहेगा, ये जो दिख रहा है ना डी, वो डी होना चाहिए, गलती से भी आर नहीं होना चाहिए। अगर आर हो जाएगा तो सारे आंसर हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। ये पी का आंसर कितना आ जाता है 81 न्यूटन। तो इस तरीके से अननोन फोर्सेस पी और क्यू हमारे आ गए। इसके बाद अभी दूसरा सम करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि सम लिखने में टाइम जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिखाता हूँ यहाँ पर दूसरे पेजेस पे लाकर। तो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, R equal to 800 is the resultant of 4 concurrent forces. Find the fourth force F4. ठीक है, इस डायग्राम में कितने फोर्सेस दिख रहे हैं मुझे, ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, F3 फोर्स है, F4 फोर्स मिसिंग है, पता नहीं है किस क्वाड्रेंट में भी है और उसकी वैल्यू क्या है ये भी पता नहीं है। लेकिन उन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना दिया है 800 न्यूटन, विच इज़ एक्टिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि और उसका इंक्लिनेशन कितना है 50 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो हमें चार फोर्सेस का रिजल्टेंट दिया है, लेकिन फोर्थ फोर्स मिसिंग दिया है, कौन से क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू क्या है ये भी पता नहीं। तो वो अननोन फोर्स है, फोर्थ फोर्स क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इतना आया समझ में। ठीक है, तो देखो आर यहाँ पर गिवन लिख लेता हूँ, आर इक्वल टू 800 इज द रिजल्टेंट ऑफ द 4 कॉन्करेंट फोर्सेस। फाइंड द फोर्थ फोर्स F4। ठीक है, डायग्राम ये कंसिडर करनी है। तो फिलहाल मैं डायग्राम ये आपको दिखाऊंगा मैं टाइम टू टाइम फोर्स को रिजॉल्व करता हूँ। तो लेकिन पहला स्टेटमेंट ऐसा लिख देता हूँ, लेट द अननोन फोर्स F4 कंसिडर इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मेकिंग एंगल θ1। ठीक है, लेट कंसिडर F4 फोर्स एक्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा कंसिडर किया एंड मेक एन एंगल ऑफ θ1 विथ एक्स एक्सिस। और कितने का एंगल बना रहा है वो एक्स एक्सिस का, θ1 एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस का। देखो तो ये डायग्राम इस तरीके से है ना। ये डायग्राम मैं वापस एक बार बना लेता हूँ, वापस एक बार एक डायग्राम को बना लेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस डैश करके यहाँ से उन्होंने दिया था ये F1 फोर्स दिया था, F1 फोर्स का वैल्यू दिया था उन्होंने 400 न्यूटन, जिसका इंक्लिनेशन है 45 डिग्री। यहाँ से रिजल्टेंट दिया था R इक्वल टू 800 न्यूटन। उसके बाद ये साइड सेकेंड क्वाड्रेंट में F2 दिया है, F2 जिसकी वैल्यू है 300 न्यूटन, इंक्लिनेशन दिया है 30 डिग्री, और यहाँ पर दिया है 60 न्यूटन का फोर्स। F3 500 न्यूटन, इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। इतना तो क्लियर हुआ होगा आप लोग को। रिजल्टेंट भी दिया है, रिजल्टेंट को ठीक से लिख देता हूँ। अभी क्या कर सकता हूँ, F4 फोर्स है ना, F4 फोर्स मिसिंग है, उसका इंक्लिनेशन नहीं पता, तो F4 फोर्स को एक ब्लैक
पेन से मार्क आउट करता हूँ। F4 फोर्स को मैं ब्लैक पेन से यहाँ पर ड्रॉ किया, उसका इंक्लिनेशन, और लिखा ये F4 लिखा, F4 और उसका इंक्लिनेशन कितना है मान के चलो, उसका इंक्लिनेशन है ये पूरा इंक्लिनेशन θ1 कितना है, θ1। समझ में आया होगा। तो इन सारे फोर्सेस को अगर मुझे क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। सॉल्यूशन लिख देते हो साइड में। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टली करना है पहले हमें। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, तो कितने फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिजॉल्व करने होंगे, चार कौन से, F1 F2 F3 F4। R को नहीं लेना होगा, क्यों नहीं लेना होगा, क्योंकि R क्या है, रिजल्टेंट है उन चारों फोर्सेस का, तो R को नहीं कंसिडर करना है। इतनी आई बात समझ में। तो देखो कैसा होगा, फिर इसको यहाँ पर समेशन Fx इज इक्वल टू F1 फोर्स को कितना है 400 cos 45। F4 फोर्स भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर किया ना हमने, तो उसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, F4 cos थीटा लिख सकता हूँ। cos थीटा लिखता हूँ, θ1 लिया है ना वहाँ पर नाम, तो cos थीटा लिख देता हूँ, प्लस F4 cos थीटा। F2 फोर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में तो -300 cos 30, और F3 फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में तो कितना होगा, -500 कोसाइन 60। समेशन एफ ऑफ एक्स यानी कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फोर्थ क्वार्टर में एक्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू प्लस होगी, वो कितनी होगी 800। और रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन कितना दिया था, रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन दिया था 50 दिया था ना डायग्राम में, यानी कि पीछे कितना होगा ये 800 cos 50 इज इक्वल टू, राइट साइड में किसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ये न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल, इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं वैल्यू कितनी आ जाती है। 400 cos 45 -300 cos 30 -500 cos 60। राइट साइड का सब न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करने पर आंसर कितना मिला है मुझे, -226.96 -226.96 प्लस क्या रहेगा F4 cos थीटा होगा। ये सब अंडरलाइन वाले नंबर्स कैलकुलेट किए ना, तो प्लस F4 cos थीटा रहेगा। फिर ये माइनस वाला पार्ट लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि F4 cos थीटा क्या रहेगा हमारे पास, F4 cos थीटा इज इक्वल टू 800 cos 50 प्लस 226.96। ठीक है, तो देयरफॉर F4 cos थीटा, देयरफॉर F4 cos थीटा कितना आता है देख लेते हैं, 800 cos 50 प्लस 226.96 741.19 न्यूटन जो भी रहेगा वो। F4 फोर्स का कौन सा कंपोनेंट मिला मुझे, एक्स कंपोनेंट मिला, 741.19 न्यूटन, साइड में लिख दिया उसका आंसर। अभी हमें क्या करना होगा, ये जो भी डायग्राम थी इसी डायग्राम को कैसे रिजॉल्व करना है, वर्टिकली भी रिजॉल्व करना है इसके सारे फोर्सेस को। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस अभी वर्टिकली लिखेंगे हम लोग। देखो सेम डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, इसी डायग्राम को अभी वर्टिकली रिजॉल्व करना है। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली करने पर देखो F1 फोर्स किस क्वाड्रेंट में, F1 फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस होता है। F4 फोर्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस होता है। तो और इस सब लेफ्ट साइड में तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में समेशन F ऑफ y आएगा ना,
समेशन एफ ऑफ वाई। तो एफ फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या लिखेंगे 400 साइन 45, 400 साइन 45 प्लस F4 साइन थीटा, थीटा 1 लिखा था लेकिन फिर थीटा ही कंसिडर कर रहा हूँ उसको। उसके बाद F2 फोर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है प्लस 300 साइन 30 प्लस 300 साइन 30। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस 500 साइन 60, माइनस 500 साइन 60। इस आर्क को ने इसका आर्क का वर्टिकल कंपोनेंट मुझे लेफ्ट साइड में लिखना होगा जो कि कितना होगा माइनस 800 साइन 50। देयरफॉर माइनस 800 साइन 50 इज इक्वल टू राइट साइड में ये जो नंबर आया है, ये जो नंबर आया उनको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। उसकी वैल्यू कितनी आती है देख लेते हैं। वो क्या है 400 साइन 45 प्लस 300 साइन 30 माइनस 500 साइन 60। करते हैं उसको कैलकुलेट। 400 साइन 45 कैलकुलेट करते वक्त ध्यान देखना है कि हर एक नंबर सही लिखा है कि नहीं। अगर एक भी नंबर गलती से घाई में कोई गलत लिख देते तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो भले सब कुछ कंसेप्ट सही है लेकिन एक आंसर रॉन्ग होने के कारण अगर सब पूरा रॉन्ग जाएगा तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो इतना ध्यान रखो। क्रॉस चेक भी करना है बार बार। 400 साइन 45 प्लस 300 साइन 30 क्रॉस चेक कर लेता हूँ, माइनस 500 साइन 60। चलो, तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर कितना मिला माइनस 0.1699। तो उसको माइनस 0.17 लिख देता हूँ, माइनस 0.17 प्लस ये क्या रहेगा F4 साइन थीटा होगा ना, F4 साइन थीटा। अभी क्या कर सकता हूँ मैं, ये माइनस वाला पार्ट लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा प्लस। तो देयरफॉर F4 साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग प्लस 0.17 माइनस 800 साइन 50। सो देयरफॉर F4 साइन थीटा कितना मिलेगा 0.17 माइनस 800 साइन 50 माइनस 612.665 यानी कि 67 लिख सकता हूँ। माइनस 612.67 माइनस 612.67 न्यूटन। इसको नंबर 2 दे देते हैं। लास्ट टाइम जो इक्वेशन आया था उसको नंबर 1 दिया था, इसको नंबर 2 दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या था F4 cos थीटा था, राइट साइड में 4741.1 ये आंसर था 19। देखो ये इक्वेशन 1 था। अभी इक्वेशन 2 क्या आया है F4 साइन थीटा माइनस 612.67 न्यूटन आया। तो हम लोग क्या कर देते हैं इक्वेशन 1 और 2 का क्या कर देते हैं स्क्वायरिंग और एडिशन, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड में इक्वेशन 1 का अगर स्क्वायर कर देते तो क्या हो जाएगा F4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस उसके साथ सेकंड वाले इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर रहा हो तो क्या हो जाएगा वो F4 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उनका रिस्पेक्टिव वाला राइट साइड का भी एडिशन होगा ना, तो 741.19 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 612.67 का भी होल स्क्वायर। अगर लेफ्ट साइड से कॉमन क्या आएगा F स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, F4 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे इसका स्क्वायर का एडिशन करता हो तो कितना मिलेगा देखो, डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ कैलसी से 741.19 का स्क्वायर प्लस ये माइनस में 612 है माइनस 612.67 ब्रैकेट क्लोज, उसका स्क्वायर करते हैं तो कोई आंसर कितना आ जाता है 924727 924727.15। ठीक है, तो इसका मतलब भी मुझे क्या मिला F4 स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्कूल में सीखा है, तो F4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 924727.15 न्यूटन।
अभी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर F4 इक्वल टू, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये अंडरस्टूड की बात है, समझने की बात है। तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं इस आंसर का, तो देखते हैं आंसर कितना जाता है, 961.62 या फिर 63 लिख सकता हूँ, 961.63 न्यूटन। ठीक है, यानी कि जो अननोन फोर्स था F4 उसकी वैल्यू मिल गई। अभी थीटा भी निकालना है, कौन से क्वाड्रेंट में। अभी देखो इक्वेशन 2 में एक्स का वाई कंपोनेंट कैसा है, F4 का निगेटिव है, और इक्वेशन 1 में एक्स कंपोनेंट कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव ये किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना। इसका मतलब जो F4 फोर्स है अननोन 961.63 इस वैल्यू का, वो किस क्वाड्रेंट में ऐड कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड कर रहा है। चलो तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या था, F4 साइन थीटा अपॉन F4 कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या थी वैल्यू, 612.67 अपॉन 741.19। मैंने बताया था कि देखो जो भी माइनस वैल्यू कंसिडर करो ही नहीं, क्या कहा मैंने, वैल्यू जो भी आंसर रहेगा, अगर देखो F4 साइन थीटा ये कंपोनेंट कैसा निगेटिव है, फिर भी मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर की है, और F4 कॉस थीटा एक प्लस आया तो उस पर कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर कोई निगेटिव वैल्यू होती है तो उसको निगेटिव लिखो ही नहीं। मैंने क्या किया, फिर इसका साइन कंपोनेंट पॉजिटिव में लिखा, F4 कैंसिल कितना रहेगा, साइन बाय कॉस टैन थीटा रहेगा, फिर टैन थीटा इज इक्वल टू 612.67 एज इट लिख देता हूँ 741.19। लेकिन इतना ये यहाँ पे लिखना नहीं है पेपर पर, लेकिन दिमाग में याद रखना है कि कौन सा कंपोनेंट प्लस और माइनस है। तो ये थीटा इक्वल टू कैसा हो जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ 612.67 अपॉन 741.19 इज इक्वल टू, थीटा 1 लिखा था शुरुआत में, लेकिन मैंने यहाँ पर थ्रू आउट पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन में थीटा यूज़ किया। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, शिफ्ट टैन इनवर्स कितना आ जाएगा, 612.67 अपॉन 741.19। ठीक है, तो कैलकुलेट करने पर थीटा कितना मिल जाता है, 39.57, यानी कि 39.58 लिख सकता हूँ मैं इसको, 39.58। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका एक्स कंपोनेंट कैसा था, पॉजिटिव था, और इसका वाई कंपोनेंट कैसा था, नेगेटिव था। इसका मतलब ये जो भी F4 फोर्स है किस क्वाड्रेंट में ऐड कर रहा है, F4। ये ध्यान से देना है, ये हम लोग को ध्यान से देना है, ये गलती नहीं करनी है। और थीटा निकालते वक्त भले कोई एक आध कंपोनेंट प्लस या माइनस हो, प्लस ही यूज़ करेंगे, लेकिन लास्ट में उसका दोनों को साइन कंसिडर करके वो फोर्स किस क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है ये हमें प्रॉपरली मेंशन करना होगा, लिखना होगा। समझ में आया होगा ये आप लोग को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद मैं अभी ले रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ। देखो थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट है, ए और बी। थर्ड क्वेश्चन देखो इस तरीके से आएगा आपके सामने, ये दिख रहा है, अ कार इज बीइंग towed by application of two forces P and Q such that their resultant is R 800 Newton when theta 1 is equal to 25 degree and theta 2 is equal to 35 degree determined। ए पार्ट में क्या पूछा है, फोर्सेस P and Q पूछे, डायग्राम इसी तरीके से दी है। और बी पार्ट में क्या पूछा है, गिवन दिया थीटा 1 इक्वल टू 25 डिग्री, आर दिया 800 न्यूटन, फाइंड पी क्यू और थीटा 2 फॉर द कंडीशन दैट क्यू इज मिनिमम। क्या दूसरा पार्ट में क्या पूछा, गिवन दिया थीटा 1 इक्वल टू 25 डिग्री, आर इक्वल टू 800 न्यूटन, फाइंड पी क्यू एंड थीटा 2 फॉर द कंडीशन दैट क्यू इज मिनिमम। डायग्राम दिख रही है, ये रेक्टेंगल शेप में जो भी दिख रहा है वो कार है, उसका पी फोर्स ने थीटा 1 का एंगल किया है, और क्यू थीटा 2 फोर्स ने थीटा 2 फोर्स के साथ क्यू इस फोर्स का एंगल है, और रिजल्टेंट कैसा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू कितनी है 800 न्यूटन। दोनों केस में 800 न्यूटन दिख रही है। देखो ए वाले पार्ट के लिए भी 800 न्यूटन दिख रही है और बी वाले पार्ट के लिए भी 800 न्यूटन दिख रही है। तो इस क्वेश्चन का तो पहले तो हम लोग बना देते हैं डायग्राम बनाने के बाद इसमें जो भी गिवन पार्ट आएगा वो लिखना होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर
फॉर, या फिर ए पार्ट, ए वाला पार्ट है ना, तो पार्ट ए, ठीक है। गिवन कितना दिया पार्ट ए में, गिवन आर इक्वल टू कितना बताया गया है 800 न्यूटन, थीटा 1 कितना बताया गया है 25 डिग्री, थीटा 2 कितना बताया गया है 35 डिग्री, और फाइंड क्या बोला है, फाइंड फोर्सेस पी एंड क्यू, ठीक है। गिवन वाला पार्ट था मैंने ए के लिए, वापस चेक करता हूँ, थीटा 1 25, थीटा 2 35, आर इक्वल टू 800, फाइंड फोर्सेस पी एंड क्यू। डायग्राम निकाल रहा हूँ आपके सामने वापस सेम क्वेश्चन का। ये कार है, मान के चलो कार है, ये है उसका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहाँ पे जा रहा है वो आर, ये है पी फोर्स वैल्यू थीटा 1, और यह है क्यू फोर्स वैल्यू थीटा 2, और आर कैसा हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है ना, दिख रहा है ना। वही कंसेप्ट, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करना होगा, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, समेशन एफ ऑफ एक्स होगा इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 लिखना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये पी फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट कैसा होगा प्लस ए होगा, और क्यू फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है तो उसका भी एक्स कंपोनेंट प्लस ही होगा, तो प्लस क्यू कॉस थीटा 2। अब ये देखो, ये रिजल्टेंट फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल ही है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका समेशन एफ ऑफ एक्स यानी कि रिजल्टेंट होगा, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा 800 सिंपली इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 की जगह पे 25 डिग्री प्लस क्यू, और थीटा 2 की जगह पे कॉस 35 आएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूँ। अभी क्या कर देते हैं, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली। अभी सारे फोर्सेस को वर्टिकली रिजॉल्व करने पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर समेशन एफ ऑफ वाई लिखूँगा। पी फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका वाई कंपोनेंट कैसा होगा, प्लस में आएगा, पी साइन थीटा 1, क्यू फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव में आएगा माइनस क्यू साइन थीटा 2, प्लस समेशन एफ ऑफ वाई 0, क्यों, क्योंकि इस रिजल्टेंट फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, तो समेशन एफ ऑफ वाई 0, पी एज इट इज साइन थीटा 1 की जगह पर 25 माइनस क्यू एज इट इज साइन थीटा 2 की जगह पर साइन 35 डिग्री, ठीक है। ये नंबर 2। सॉल्विंग इक्वेशन, देखो सॉल्विंग 1 और 2 इक्वेशन कैसे दिख रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन दिख रहे हैं ना 2 वेरिएबल के अंदर, तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन दिख रहे हैं 2 वेरिएबल के साथ, तो उसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलस। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली। डायरेक्टली मुझे पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, देयरफॉर पी कितना आएगा वो लिखूंगा मैं, एंड क्यू कितना आएगा वो लिख दूंगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, तो पी और क्यू इक्वेशन को मैं कैलकुलस सॉल्व कर देता हूँ, देखते हैं इसका आंसर कितना आ जाता है। इक्वेशन वाला पार्ट है, कैलकुलस ढूंढना पड़ेगा इक्वेशन कहाँ से आ जाता है। ए आया, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन पे आना है ना मुझे, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन पे आ गया 1, वेरिएबल्स अननोन कितने हमारे पास 2 है, तो ये 2 सेलेक्ट किया। पहला इक्वेशन, पी का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है मुझे, पी का cos 25, तो इधर मैंने लिखा cos 25। उसके बाद क्यू का कोएफिशिएंट कितना है cos 35 लिखा, इक्वल टू में कितना 800, तो 800 लिखा, साइन 25 माइनस साइन 35 0 है, तो P कितना मिला 529.85, P आया 529.85 न्यूटन
और क्यू कितना आया हमारे पास 390.398 है ना, तो उसको 40 लिख देता हूँ, 390.40 न्यूटन। ठीक है, ये ए वाला पार्ट हो गया जिसमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी थी। अब इसका बी वाला पार्ट बी में भी क्या दिया है गिवन में, रिजल्टेंट तो दिया है मुझे 800 न्यूटन, थीटा 1 दिया है 25 डिग्री। फाइंड फोर्सेस पी क्यू एंड थीटा 2 such that Q is minimum, सॉल्यूशन लिखा मैंने यहाँ पर। देखो सेम कंसेप्ट के लिए भी सेम कंसेप्ट, अब ये बी वाले पार्ट के लिए भी मुझे क्या पता नहीं है, पी क्यू और पर क्या पता नहीं है, थीटा 2 पता नहीं है, डायग्राम तो वही रहेगी। पी नहीं पता हमें, क्यू नहीं पता और ये थीटा 2 नहीं पता, आर तो उतना ही 800 जो कि हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, सेम डायग्राम होगी। अगर मैं इसको रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली करता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो अकॉर्डिंग टू बाय कंसिडरिंग द सेम डायग्राम, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, समेशन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आएगा पी कॉस थीटा 1, यहाँ पे आएगा क्यू कॉस थीटा 2। समेशन एफ ऑफ एक्स 800 है तो लिखा, पी अननोन है, कॉस थीटा 1 25 पता है, प्लस क्यू अननोन है, कॉस थीटा 2 भी अननोन है। इतना है समझ में। पहला वाला पार्ट, इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, इसके आगे कुछ कर नहीं सकते तो इसको इक्वेशन 1 कर दिया बी पार्ट में। अब भी क्या करूँगा मैं, एंड रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली। देखो फोर्सेस को रिजॉल्व करते तो आपको डायग्राम दिमाग में होना चाहिए, तो यहाँ पर समेशन एफ ऑफ वाई लिखना होगा। समेशन एफ ऑफ वाई आने पर देखो पी फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट प्लस आएगा पी साइन थीटा 1, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पी साइन थीटा 1। क्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस क्यू साइन थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, समेशन एफ ऑफ वाई कितना है, 0 है, क्योंकि उस फोर्सेस का उसका रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ही नहीं, तो लेफ्ट साइड में 0 आया। पी एज इट इज साइन थीटा 1 यानी कि कितना लिखना है मुझे, साइन 25, क्यू अननोन है, यहाँ पे साइन थीटा 2 अननोन है, माइनस। ठीक है, अभी इतना क्लियर हो गया, तो ये पीछे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, क्यू साइन थीटा 2, क्यू साइन थीटा 2 इक्वल टू कितना होगा, पी साइन 25। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर पी इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा 2 अपॉन साइन 25। इसको नंबर 2 देख लेता हूँ, इसको नंबर 2 लिखा, देखो साइन 25 अपॉन में लाया ना, क्यू साइन थीटा 2 इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा 2 अपॉन साइन 25। सब्स्टिट्यूट, ये जो पी इक्वेशन 1 में पी दिख रहा है ना, इक्वेशन 1 में जो पी दिख रहा है तो वहाँ पर मैं ये इक्वेशन 2 से जो पी की वैल्यू मिली है वो पुट कर दूंगा, तो इसके आगे लिख देता हूँ फ्रॉम 1 and 2। क्या कहा, जो इक्वेशन 1 में पी ए दिख रहा है ना, तो वहाँ पर मैं इक्वेशन 2 से मिली हुई पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, इक्वेशन 1 में ये 800 था इज इक्वल टू पी था, लेकिन पी की जगह पे क्या पुट करना है, क्यू साइन थीटा 2 अपॉन में ये साइन 25, ये हो गया पी का वैल्यू। लेकिन पी के बारे में क्या था, देखो इधर कॉस 25 प्लस क्यू कॉस थीटा 2, तो कॉस 25 लिखूंगा, पी के साइड क्या आया हुआ प्लस क्यू कॉस थीटा 2 लिखना होगा, कॉस 25 प्लस क्यू कॉस थीटा 2 लिखना होगा। ये इक्वेशन मिला मुझे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में, तो इक्वेशन 2 से आई हुई पी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर ये इक्वेशन मिला।
तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते तो कैसा हो जाएगा, cos 25 अपॉन sin 25, एक वैल्यू आ जाएगी तो उसको कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, cos 25 अपॉन sin 25 की एक वैल्यू आएगी, उसको कैलकुलेट कर देते हैं। cos 25 अपॉन sin 25, उसका आंसर आता है 2.14। cos 25 अपॉन sin 25 का आंसर आता है 2.14 लिखा, बाजू का q sin θ2 एज इट इज प्लस उसके आगे का q cos θ2 एज इट इज। इस इक्वेशन में कॉमन को निकालता है बाहर, ये q और ये q साइड में आ जाता है, तो देयरफॉर 800 इज इक्वल टू q आएगा बाहर, अंदर क्या रहेगा 2.14 sin θ2 प्लस cos θ2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 अपॉन 2.14 sin θ2 प्लस cos θ2। अभी देखो क्यू ये फंक्शन मिला ना मुझे, किस वेरिएबल का मिला, θ2 इस वेरिएबल का मिला। फॉर क्यू टू बी मिनिमम, ये क्यू कैसा मुझे चाहिए, मिनिमम चाहिए, सच दैट, मतलब मुझे θ2 फाइंड आउट करना था, सच दैट क्यू इज़ मिनिमम। अगर कोई भी फंक्शन मुझे मिनिमम या फिर मैक्सिमम फाइंड आउट करना होता तो उसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना होगा, हमेशा जीरो होगा। उसका उस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। तो क्यू मिल, ये इसको इक्वेशन 3 लिख देता हूँ। तो क्यू क्या मिला 800 अपॉन 2.14 sin θ2 प्लस cos θ2। अगर इस फंक्शन का इक्वेशन 3 का मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ, फॉर क्यू टू भी मिनिमम कितना रहेगा, जैसे कि मैंने बताया डी क्यू अपॉन डी θ2, ये होने वाला है ज़ीरो, यह हमेशा ज़ीरो ही होगा। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू θ2। अभी 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x का, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x का। ये जो अपॉन वाला लाइन है जहाँ पर वेरिएबल θ2 है वो x की जगह पर आया है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू θ2। लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा मैं, डी क्यू अपॉन डी θ2, ये हो जाएगा -800 अपॉन, ये x की जगह पर आया तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2.14 sin θ2 प्लस cos θ2 का होल स्क्वायर। इसके बाद जो x की जगह पे आता है उसका फर्दर डेरिवेटिव किया जाता है, जो भी टर्म x की जगह पे आता है उसका फर्दर डेरिवेटिव किया जाता है। तो इसी लाइन का फर्दर डेरिवेटिव कितना होगा, 2.14 कांस्टेंट है वो एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos θ2 और cos का डेरिवेटिव माइनस sin θ2। लेकिन देखो क्यू कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या दिखा है, डी क्यू अपन डी θ2 इक्वल टू 0, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, सिंस फॉर क्यू टू बी मिनिमम डी क्यू अपन डी θ2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो जीरो वैल्यू यहाँ पे फिट करूँगा, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू राइट का पार्ट सब कुछ एज इट इज -800 अपॉन में क्या आया वो 2.14 sin θ2 प्लस cos θ2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में 2.14 cos θ2 माइनस sin θ2। अभी देखो ये टर्म ब्रैकेट में है जिसको ये पूरा टर्म इनटू है, तो ये वाला टर्म 0 के अपॉन में जाएगा तो 0 ही रहेगा ना, ये -800 अपॉन 2.14 sin θ2 प्लस cos θ2 का होल स्क्वायर, ये पूरा टर्म अगर 0 के नीचे लेके जाओगा तो 0 रहेगा। तो इसके आगे का पार्ट कैसे हो जाएगा, 0 इक्वल टू 2.14 cos θ2 माइनस sin θ2, माइनस साइन पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, देयरफॉर sin θ2 इज इक्वल टू 2.14 cos θ2, फिर cos θ2 अपॉन में आ जाएगा, देयरफॉर sin θ2 अपॉन cos θ2 2.14। इसको आगे कैसे लिख सकता हूँ फिर मैं इस स्टेप को,
साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है ना, tan थीटा टू इज इक्वल टू 2.14। इसी का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा टू इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2.14। तो देयरफॉर थीटा टू कितना आएगा, थीटा टू इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2.14, tan इनवर्स ऑफ 2.14 64.95 64.95। क्यों मिनिमम चाहिए तो उस केस में थीटा टू कितना हो जाएगा 64.95 डिग्री। ये थीटा टू की वैल्यू मिली, ये जो थीटा टू की वैल्यू मिली है उससे मुझे फोर्स क्यू मिल जाएगा। देखो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3, हम लोगों ने इक्वेशन 3 में क्या लिखा था, ये इक्वेशन 3 देखो, क्यू इज इक्वल टू क्या था 800 अपॉन 2.14 साइन थीटा टू प्लस कॉस थीटा टू था। थीटा टू की वैल्यू मिल चुकी है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, क्यू की वैल्यू आ सकती है ना मेरे पास। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, ऐसा लिखूंगा मैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, क्या लिखना होगा मुझे, क्यू इज इक्वल टू 800 अपॉन 2.14 साइन थीटा टू कितना आया था 64.95 प्लस कॉस ऑफ 64.95, ठीक है। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू, क्यू इज फोर्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो क्यू इज फोर्स को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कितना आ जाता है देखते हैं, 800 अपॉन 2.14 साइन 64.95 प्लस कॉस ऑफ 64.95। तो क्यू की वैल्यू कितनी मिली 338.68, ऐसे 338.67 है ना, वो 67 को 68 बोल रहा हूँ मैं, 338.68 न्यूटन क्यू की वैल्यू मिली, थीटा टू की वैल्यू मिली। तो फ्रॉम इक्वेशन वन में देखो, इक्वेशन वन में हम लोगों ने क्या लिखा था, ये था ना पी कॉस, इक्वेशन वन ये था ना हमारा, पी कॉस 25 प्लस क्यू कॉस थीटा टू भी पता है, क्यू भी पता है, तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पी की वैल्यू निकाल सकते थे। कोई सब्स्टिट्यूट किया हुआ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है हमें, डायरेक्टली वैल्यू डालकर हम लोग पी की वैल्यू कितनी आई है ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट, डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट, डायरेक्टली ये वैल्यू लिख बताने की ज़रूरत है, ये वैल्यू कहाँ से क्या आया कौन सा है, सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी वैल्यू लिख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट देयरफॉर पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 726 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से पी फोर्स की भी वैल्यू मिली, क्यू फोर्स की भी वैल्यू मिली, जो कि मिनिमम होनी चाहिए थी, और जिसमें थीटा टू भी हमें अलग से मिल गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको यही कंसेप्ट कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स भी इसको मतलब लिंक शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।